हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे मराठा स्टेट के बारे में, जो कि 1674 से लेके 1720 तक जो पीरियड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली अभी स्टार्टिंग में शिवाजी के पीरियड को, जो कि 1674 से लेके 80 के बीच में इन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो मराठा स्टेट पर बनाए रखा। और हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन से फोर्ट इन्होंने कैप्चर किए, कौन कौन से डिफरेंट गवर्नर्स डिफरेंट डिफरेंट जो इनके नेबरिंग स्टेट्स से उन्होंने रखे टू कंट्रोल द मराठा, टू पुट डाउन द शिवाजी। और हम बात करेंगे अष्टप्रधान के बारे में, जो कि शिवाजी ने टू एडमिनिस्टर हिज स्टेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रखे थे। और हम बात करेंगे जो कौन कौन से डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट पार्ट्स में जो डिवाइड कर रखा था इन्होंने अपनी टेरिटरी को। और हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी जो कि शिवाजी ने इम्प्लीमेंट किया था टू गवर्न हिज स्टेट, मराठा स्टेट। सो कहानी स्टार्ट होती है शिवाजी से, जो कि बॉर्न होते हैं शिवनेरी फोर्ट इन 1630 में। ठीक है। उनके फादर शाहजी भोसले और उनकी मदर जीजाबाई, और उनके जो रिलीजियस टीचर थे वो थे सम्राट रामदास। ठीक है। और इनके जो फादर हैं शाहजी भोसले, उनको बेसिकली कैप्चर में रखा गया था। जो उस टाइम जो कंट्रोल उस एरिया को मोस्टली कंट्रोल कर रहे थे, मराठा स्टेट को, जो निज़ाम उस टाइम बहुत ही पावरफुल थे। और बेसिकली उनको जो है जो प्रॉपर्टी है, जो जागीर ऑफ पुणे, उन्होंने इनहेरिट की थी अपने फादर से इन 1637 में। और इनको जो इनका जो लालन पालन और इनके जो गार्जियन थे वो थे दादाजी कोंडादेव। जब उनकी डेथ हो गई दादाजी कोंडादेव की इन 1647 में, तो उन्होंने पूरा जो चार्ज है ऑफ जागीर ऑफ पुणे वो अपने कंट्रोल में ले ली 1647 में। जब इनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया, पूरी पावर आ गई, तो शिवाजी ने जो है अपनी जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं, जो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, इन्होंने अपने जो नेबरिंग एरियाज़ थे, वहाँ के फोर्ट को उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने जो सिंहगढ़ का फोर्ट है कोंडाना 1643 में इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर रोहिंड और चकान जो 1644-45 के बीच में इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तोरन का फोर्ट 1646 में और पुरंदर 1648 में अपने कंट्रोल में लिया। रायगढ़, जो कि हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम लेटर आने वाले जो मराठा रूलर होते हैं उनमें देखेंगे कि जो रायगढ़ का फोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि शिवाजी ने 1656 आते आते अपने कंट्रोल में लिया था। सोपा 1656 में जो शिवाजी ने है उसको कैप्चर कर लिया था। और पन्हाला का पोल जो लास्ट फोर्ट है, जहाँ पर शिवाजी ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो करा और पन्हाला को अपने कंट्रोल में ले लिया 1659 आते आते। अब जब शिवाजी अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे, तो इनका जो है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट जो है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने की वजह से इनका बहुत से स्टेट से आने लगा। इनका कन्फ्लिक्ट मुगल से आने लगा, इनका कन्फ्लिक्ट जो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है वो बीजापुर के जो है आदिल शाह से भी आने लगा। तो आदिल शाह ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक अफजल खान नाम के इंसान को जो है वो डेप्यूट किया। और उनकी कोशिश ये थी कि आदिल शाह की भैया जो आदिल शाह ये शिवाजी कर रहे हैं इसको कंट्रोल किया जाए, उनको पुट डाउन किया जाए। ठीक है। अब शिवाजी को जब इसकी खबर मिली, तो शिवाजी ने जो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे, उनकी वॉर टैक्टिक्स बहुत ही सुप्रीम लेवल की थी। और शिवाजी जो थे बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूलर थे, उन्होंने लोकल्स की हेल्प ली। उन्होंने बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ में अपने जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, अपने उन एरियाज़ को भी इन्होंने अच्छे से सर्वे किया और देखा कि कहाँ-कहाँ पे हम टैक्टिकली जो है अफ़ज़ल खान को फँसा सकते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत टाइम तक जो अफ़ज़ल खान को जो है परेशान किया। और एक पीरियड आता है जब अफ़ज़ल खान और शिवाजी एक टेंट में मिलते हैं। अब अफ़ज़ल खान चाहता है शिवाजी को मारना, शिवाजी चाहते हैं अफ़ज़ल खान को मारना। तो भैया शिवाजी ने अपनी टैक्टिकल स्किल दिखाकर उस टेंट के अंदर अफ़ज़ल खान को जो है वहाँ पर जो है इनको मार दिया। अफ़ज़ल खान उस टेंट में, शिवाजी ने अपने, इनके पास एक शेर का पंजा नाम का एक लोहे का वेपन होता था, जिससे इन्होंने अफ़ज़ल खान को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया। अब जो नाम चलने लगा, भैया शिवाजी कौन है? शिवाजी बहुत ही टेक्निकली साउंड है, शिवाजी गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत उनकी हाई है, उनका नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब पॉपुलर हो चुका था। अब उस साइड जब नॉर्थ साइड में जो थे वो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब एक्सपेंड कर रहे थे। औरंगज़ेब ने जो है एक गवर्नर रखा डेक्कन का, शाइस्ता खान को, टू पुट डाउन शिवाजी। और
ये औरंगज़ेब ने देखा कि भैया जो शिवाजी हैं, वो भैया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, उनकी पावर बढ़ रही है, तो 1660 में उन्होंने शाइस्ता खान को एज़ अ गवर्नर ऑफ डेक्कन बना दिया गया। अब शाइस्ता खान के पास क्या था? शाइस्ता खान के पास जो मुगल की पावर थी, मुगल की मैनफ़ोर्स था, मुगल की जो आर्टिलरीज़ थी, वेपन्स थी, रिसोर्सेज़ थे, इकोनॉमिक सोर्सेज़ था, ये सब कुछ जो था वो शाइस्ता खान को दे दिया गया एज़ गवर्नर ऑफ डेक्कन। और औरंगज़ेब पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो भैया हुआ क्या कि शिवाजी जो है, जो पूना का जो एरिया है, पूना का जो फोर्ट है, वो हार गए और उनको बहुत सी जो है डिफीट ऐसे ही झेलनी पड़ी। फिर शिवाजी ने रिटेलिएट किया और उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड अटैक किस पे किया? शाइस्ता खान पे 1663 में, और शाइस्ता खान को धूल चटा दी। फिर उन्होंने जो है सूरत को अपने कैप्चर में ले लिया और बाद में उन्होंने अहमदनगर को भी अपने कैप्चर में ले लिया। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि शिवाजी एक बहुत ही ब्रेव लीडर थे और एक विज़नरी लीडर थे। उन्होंने पहले से ही टेरिटोरियल इंटीग्रेट कर लिया था अपने एरिया को, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लिया था और और जो इनकी टैक्टिक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा साउंड कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँचा दिया था। ठीक है? वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा साउंड थे, वो अपने स्ट्रैटेजी के मास्टर थे, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा साउंड थे। और मराठा स्टेट को फाउंड करने में शिवाजी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और आज भी शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, जो शिवाजी की जो लेगेसी है, वो आज भी हम जो है जनरेशन बताते आते हैं और हम ये देखते हैं उनकी लेगेसी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है? तो उन्होंने जो एक ये यहाँ से मराठा स्टेट की एक जर्नी स्टार्ट होती है, एक लेजेंड शिवाजी की जर्नी स्टार्ट होती है और कैसे उन्होंने मराठा स्टेट को अपनी नई बुलंदियों पे पहुँचाया। सो अब जब उन्होंने शाइस्ता खान को जो है धूल चटा दी, तो औरंगज़ेब ने अब जय सिंह को अब अपॉइंट किया टू पुट डाउन द शिवाजी इन 1665। अब जय सिंह जो थे वो औरंगज़ेब के बहुत ख़ास थे। तो जय सिंह के पास भी सेम जो थी इकोनॉमिक पावर, रिसोर्सेज़, मैन पावर और जो भी एरिया में उनका सपोर्ट बहुत था, क्योंकि औरंगज़ेब के साथ में बहुत से स्टेट जो थे वो उनके साथ में थे और मराठास के साथ में बहुत ही कम स्टेट थे जो उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जय सिंह ने शिवाजी को जो फोर्ट ऑफ पुरंदर में इनको किलाबंद कर लिया, इनको घेर लिया और धीमे-धीमे दिन बीतते गए और शिवाजी के पास जो भी रिसोर्सेज़ थे, जो भी पावर्स थी, वो धीमे-धीमे कम होती गई। उसके बाद शिवाजी ने डिसीजन लिया टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद राजा जय सिंह इन 1665। और शिवाजी ने इस ट्रीटी में साइन करने के बाद उनको अपनी बहुत सी जो फोर्ट हैं वो मुगल्स को देनी पड़ी और एक और शर्त रखी गई कि शिवाजी को मुगल कोर्ट आगरा में पेशी देनी होगी। तो शिवाजी वहाँ पहुँचे और इनको वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया। शिवाजी भी बहुत चालाक किए, वहाँ से चुपके से भाग निकले। वहाँ किसी भी तरीके से ये अपनी जान बचाकर वहाँ से फिर उसके बाद होता क्या है कि 1674 आते-आते शिवाजी जो है उनको कैपिटल ऑफ रायगढ़, देखिए हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि रायगढ़ कैपिटल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए इस टाइम तक शिवाजी के पास बहुत कम फोर्ट बचे थे। एक रायगढ़ ही एक ऐसा फोर्ट था जहाँ पर शिवाजी अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे। वहाँ पर उनको टाइटल जो दिया गया वो है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज़्म। हेनदेव धर्मधक का जो है वो टाइटल प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज़्म जो है शिवाजी को दिया गया। उसके बाद जो है शिवाजी को छत्रपति जी शिवाजी कहा जाने लगा और उन्होंने अपना स्ट्रगल जो है मुगल और सिद्दी जोगी जंगरियास के खिलाफ जो है कंटिन्यू रखा। और आते-आते एंड में आते-आते उन्होंने जो कर्नाटका जो है 1677 आते-आते जो है वो कंटिन्यू रखा। और आगे हम देखेंगे कि जब कभी भी कोई भी वॉर लड़ने आता था, आगे वाले जो रूलर्स थे, संभाजी हो गए, शाहू जी हो गए, ताराबाई हो गई, ये अब लेगेसी ऑफ शिवाजी को कंटिन्यू रखते थे और जब भी कोई वॉर लड़ने आते थे या जब भी कोई जयघोष करते थे, तो जय भवानी, जय शिवाजी के नारे से जयघोष करते थे। अब हम बात करते हैं शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। तो शिवाजी ने अपने टेरिटरी जो कि जहाँ वो रूल करते थे स्वराज, उसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था और हर प्रोविंसेस में उन्होंने अपना प्रतिनिधि बिठा के रखा था जिसे वाइसरॉय बोलते हैं। तो वाइसरॉय वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूज़ करती थी वाइसरॉय, वो बेसिकली शिवाजी बहुत पहले से ही यो यूज़ किया करते थे। और जो प्रोविंसेस हैं वो डिवाइड थे प्रांत में और प्रांत डिवाइडेड थे परगनास और तरफ में। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए यूज़ होती थी वो थी विलेज, जिसको लीड करते थे पटेल हेडमैन, ठीक है? पटेल नाम से जो होते थे, जैसे आज के टाइम पे प्रधान होते थे, ऐसे ही वहाँ पे पटेल हेडमैन जो थे वहाँ के थे, ठीक है? शिवाजी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देने के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर जो थे वो अपॉइंट किए।
जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और ना ही उनको कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बल्कि हर एक जो मिनिस्टर था उसको एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हर जो मिनिस्टर था वो आंसरेबल था किसको? शिवाजी को आंसरेबल था। कभी भी कोई भी चीज़ होती थी, सपोज़ सेनापति है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ या वहाँ पे कोई इश्यू हुआ, तो वो डायरेक्ट आकर शिवाजी से बात करते थे और शिवाजी डायरेक्ट उनसे जो है वो आंसर या क्वेश्चन आंसर करते थे। ठीक है? तो हमने ये देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो शिवाजी के टाइम पे था वो प्रोविंस प्रोविंस जिसको लीड करते थे वाइसरॉय, उसके बाद प्रांत जो सब डिवीज़न ऑफ प्रोविंस था और प्रांत डिवाइडेड था परगनाज़ में जो कि स्मॉलर यूनिट था और सबसे आखिरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था वो था विलेज जो कि हेड करते थे पटेल। ठीक है? अष्टप्रधान की हम थोड़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? तो शिवाजी जो थे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे। तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही वेल ऑर्गनाइज़्ड था, बहुत ही ज़्यादा एफ़िशिएंट था, मतलब अगर कोई भी चीज़ थी उसको बहुत ही एफ़िशिएंटली फ़ॉलो करवाया जाता था। बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होता था, सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल बना के रखा हुआ था। कोई भी अगर वाइसरॉय है, कोई भी प्रतिनिधि है, वो बीच-बीच में आकर शिवाजी से आकर बातचीत करता था, मुलाकात करता था और अपने एरियाज़ के जो इश्यूज़ हैं, अपने एरियाज़ के जो कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी इश्यू चल रहा है, वो डायरेक्ट आकर शिवाजी से बातचीत कर सॉल्व किया जाता था। और यहाँ से हम देखेंगे जो फाउंडेशन ऑफ स्वराज है, जो इंडिपेंडेंस एक स्ट्रॉन्ग स्वराज और इंडिपेंडेंट स्टेट की जो बात है, वो सबसे पहले शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ही बात करी गई थी। ठीक है? अब हम बात करेंगे शिवाजी अष्टप्रधान। तो शिवाजी के ये 8 मिनिस्टर्स थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि शिवाजी को हेल्प करते थे टू एडमिनिस्टर हिज़ स्टेट। तो संस्कृत में कुछ बोलते थे, पर्शियन लैंग्वेज में कुछ बोलते थे और इनके जो है डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो कंट्रोल हुआ करते थे डिफरेंट-डिफरेंट एरियाज़ में। तो सबसे पहले थे मुख्य प्रधान जो कि पंत प्रधान नाम से भी जाने जाते थे। पर्शियन लैंग्वेज में इन्हें हम पेशवा बोलते थे। इनके पास फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था और आगे चल के हम देखेंगे शाहू जी के टाइम पर एक बालाजी विश्वनाथ था, उनके टाइम से ही जो पेशवा थे उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर दे दी गई, उनको बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी, वो उनकी इंक्रीज़ कर दी गई। और देखा जाता है कि वो बेसिकली उनके पास पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर तक की भी आ गई थी और बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रोल जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दिया करते थे। उसके बाद हैं आमत्य जो कि मजुमदार नाम पर्शियन लैंग्वेज में जानते हैं, उनके पास रेवेन्यू और फाइनेंस का कंट्रोल था। मंत्री जिसको पर्शियन में बोलते हैं वकनविस जो कि होम मिनिस्टर थे, जैसे आज के टाइम पे अमित शाह हैं, ऐसे ही जो वकनविस मंत्री जो थे, उनके पास होम मिनिस्टर का कंट्रोल था। सुमंत दाबिर पर्शियन में बोलते थे और उनके पास फॉरेन मिनिस्टर का कंट्रोल था कि जो फॉरेन टेरिटरी में क्या बातचीत करनी है, क्या मैटर सॉल्व करना है, कैसे क्या जो है डीलिंग करनी है फॉरेन स्टेट में, वो सुमंत और दाबिर के पास थी। सचिव सुमनविस जो पर्शियन वर्ड में बोला जाता था, इनके पास हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस सचिव, ये जो आपने टीवी सीरीज़ देखी होगी फुलेरा गाँव वाली, तो इनके पास ये अथॉरिटी थी हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कि ये जो थे, ये डिफरेंट-डिफरेंट जाके मैसेज पहुँचाते थे, डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर जाके अपने जो है जो मटेरियल की डिलीवरी करते थे या बहुत से मैसेजेस जो थे, वो पहुँचाया करते थे। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं पंडित राव जो कि धनदक्ष के नाम से जाने जाते थे। उनको पर्शियन लैंग्वेज में सरदार ए मुस्तसिब भी बोलते हैं। उनके पास रिलीजियस अफ़ेयर जो भी कहीं यज्ञ हो गया, कहीं भी कोई हवन हो गया, वहाँ पे उनको जो है जो वो चीज़ें देखा करते थे, वो टेम्पल की जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसको वो देखा करते थे। सेनापति जो कि पर्शियन में बोलते हैं सर-ए-नौबत, उनके पास मिलिट्री कमांडर थे। बेसिकली ये पोस्ट देखिए उस टाइम पर शिवाजी जो थे उन्हीं के पास ही सारी मिलिट्री पावर हुआ करती थी। रियल पावर इनके पास नहीं थी सेनापति के पास, रियल पावर जो मिलिट्री की थी वो शिवाजी के पास ही थी। लेकिन ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो भी दिक्कत हो रही है उसको देखा करते थे। न्यायाधीश, मुंसिफ काजी पर्शियन लैंग्वेज में बोला करते हैं और ये चीफ जस्टिस जैसे आज के टाइम पे हमारे अम सूर्यकांत जी हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही उस टाइम पे न्यायाधीश जो कि मुंसिफ काजी हुआ करते थे। तो हमने ये देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही पावरफुल थे उस टाइम पे और इन्होंने मराठा एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे कि शिवाजी के जो देखिए शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जो, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था मलिक अंबर नाम से जो कि अहमदनगर के एक रिफॉर्मर थे। ठीक है? तो शिवाजी जो है उन्होंने उन्हीं की ही जो रिफॉर्म पॉलिसी है, उन्हीं को ही अपने एरिया में इम्प्लीमेंट किया था।
और शिवाजी जो थे वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उनकी बेसिकली मेजर मतलब मेजरमेंट ये मेजर करके हर चीज को एसेस करते थे टू टेक द लैंड रेवेन्यू। और जो मलिक अंबर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी काठी, ये भी शिवाजी ने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखी थी। तो शिवाजी जो है वो लैंड रेवेन्यू पर्टिकुलर मेजरमेंट करके उस एरिया को, अब सपोज कोई एरिया बैरन है, कोई एरिया बंजर है, उस पे अगर 1/3 टैक्स ले लिया जाए तो वो तो नाइंसाफ़ी होगी। तो शिवाजी जो थे बहुत ही ज़्यादा दया दिखाते थे लोगों पर, और वो कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दिया जाते थे। और हम ये देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू स्टार्टिंग में जो फिक्स करी गई थी 1/3 33% ऑफ जो टोटल प्रोड्यूस होता है इनिशियली में, लेकिन जब मलिक अंबर की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो 40% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस जो है वो अब लिया जाने लगा। ठीक है। और जो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक चौथ और स्वदेशमुखी की जो पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करी गई थी। तो चौथ में क्या होता है, चौथ जो है संस्कृत वर्ड चतुर्थ से ड्राइव होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि 1/4 जो कि 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू जितना भी होता है वो मुगल या डेक्कन किंगडम को पे करना होगा शिवाजी को। क्योंकि ये वो टैक्स होता है जो कि मराठा गवर्नमेंट जो है लेती है कि उन एरियाज़ से जहाँ पर शिवाजी, अगर आपने वो टैक्स दे रखा है तो आपके एरिया पर रेड नहीं होगी, जो आपके जो रिसोर्सेज़ हैं उनको प्लंडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये वो टैक्स है जो आपको शिवाजी को देना है। अगर आप वो टैक्स शिवाजी को दे देते हो तो आपके एरिया में जो रेड करी जाती है मराठास द्वारा, मराठा के जो पिंडारीज़ होते थे उनके द्वारा, जो कि मराठा स्टेट के अंदर ही ग्रो कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ये ऑर्डर देने के लिए कि भैया आप इन एरिया में जाकर रेड नहीं करेंगे। ठीक है? तो चौथ जो थी अगर कोई दे देता है तो उस एरिया पे रेड नहीं होगी, और ये वो एरिया थे जो कि मुगल और डेक्कन के कंट्रोल में थे। अब बात करते हैं स्वदेशमुखी की। स्वदेशमुखी वो टैक्स था जो कि 10% ऊपर से, मतलब देखो 40% तो दे ही रहे हो आप। देखो चौथ तो आप दे ही रहे हो 1/4, ठीक है? और साथ में आपको 10% और देना पड़ेगा। क्योंकि ये वो लैंड है जहाँ पर मराठास का हेरिडेटरी क्लेम है, लेकिन वो अभी भी है किसके कंट्रोल में? वो है मुगल के कंट्रोल में। तो ये स्वदेशमुखी 10% एक्स्ट्रा चार्ज वो उन लैंड पे लिया जाता था जो कि मुगल के कंट्रोल में थे, लेकिन उसमें हेरिडेटरी राइट जो है वो मराठा स्टेट का था। तो यहाँ से हमने सीखा कि चौथा स्वदेशमुखी। तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि जो शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो मलिक अंबर के मॉडल से ली गई, जो कि अहमदनगर में उन्होंने रिफॉर्म लाया था। शिवाजी की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी वो साइंटिफिकली बेस्ड थी, साइंटिफिकली बैक्ड थी। वो लैंड को मेज़र करके ही जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते थे। और स्टार्टिंग में जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था वो 33% था, उसके बाद रिफॉर्म करने के बाद वो 40% हो गया। और चौथ 1/4 लिया जाता था उन एरियाज़ पे जिन एरिया पर रेड नहीं होगी बाय द पंडारीज़, मराठा स्टेट जो है वो रेड नहीं करने देगा। स्वदेशमुखी एक्स्ट्रा 10% दिया जाता था ऑन द हेरिडेटरी लैंड ऑफ मराठास वेयर मुगल हैव कंट्रोल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है? सो यहाँ से हमने ये देखा कि शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे शिवाजी ने वेरियस फोर्ट्स अपने कैप्चर में लिए, कौन-कौन से डिफरेंट गवर्नर्स को जो है रखा गया टू कंट्रोल द शिवाजी। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टेरिटोरियल डिवीज़न ऑफ शिवाजी। देन वी सॉ हाउ the Ashtapradhan were managing and administrating the policies of Shivaji. Then we saw how different peoples were appointed to control the Shivaji, like Jai Singh, Shasta Khan, Afzal Khan. और हमने ये भी देखा कि उनको कैसे छत्रपति का टाइटल दिया गया, कैसे उनको प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म का टाइटल दिया गया। और हमने ये देखा कि कैसे उन्होंने मलिक अंबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो रेवेन्यू पॉलिसी जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट करी, कैसे उन्होंने जो मेजरमेंट पॉलिसीज़ और लैंड रेवेन्यू को जो है मैनेज किया। चौथ स्वदेशमुखी को हमने देखा। ठीक है? तो यहाँ से हमने ये सीखने को मिला कि कैसे शिवाजी ने अपने मराठा स्टेट को आगे बढ़ाया, कैसे अपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, कैसे आइडियोलॉजी ऑफ शिवाजी को आगे बढ़ाया, जो कि हम आगे जो आने वाले और लीडर्स हैं मराठा स्टेट में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक पर बिल्ड हुई हो, आपने अपनी नॉलेज आपकी बढ़ी हो, और आप जो है आपको इस टॉपिक पे और इंटरेस्ट आया हो, आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हुई हो।
यही मेन लेक्चर लेने का जो है मोटिव है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ आया हो और कुछ पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम आगे बात करेंगे जो आने वाले लीडर्स हैं मराठा स्टेट के, जैसे शाहू जी हो गए, जो पेशवाज हो गए, जो हमारे अब आने वाले संभाजी हो गए, ताराबाई हो गए, बालाजी विश्वनाथ हो गए, बाजीराव हो गए, इनके बारे में भी हम जानेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? सो आई होप आप को समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।